तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम की तैयारी पे। जैसा कि आप सभी लोग को पता ही है कि हमारे YouTube चैनल पे आर्मी की तैयारी करवाई जाती है। तो आज हम आपके लेके आए हैं आर्मी का एकदम ओरिजिनल पेपर। ठीक है, ये ओरिजिनल पेपर है एकदम आर्मी का। ठीक है, कहाँ का पेपर है? तो लखनऊ TDN। ठीक है, लखनऊ TDN का एकदम ओरिजिनल पेपर है। ठीक है, आप इसको पूरा सॉल्व करिएगा। ठीक है, TDN का पूरा हल समेत है। ठीक है, और इसको जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, लखनऊ TDN का पेपर है। ठीक है, आप इसको जरूर सॉल्व करें, पेन और पेंसिल उठा लें। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें यदि पहली बार नए आ रहे हैं तो, ताकि आपको ऐसे ही आर्मी का ओरिजिनल और सैम्पल पेपर और बहुत सारे महत्वपूर्ण जो प्रश्न होते हैं आर्मी में पूछे जाने वाले, वो सारे प्रश्नों का यहीं पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो चलिए आप लोग अपना पेन और पेंसिल उठा लीजिए। ठीक है, ताकि आप जितने आंसर राइट करें वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि हमको पता चले कि बच्चे कितना परसेंट आंसर को राइट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पेपर है लखनऊ सोल्जर TDN का। ठीक है, TDN का पेपर है लखनऊ सोल्जर का। तो चलिए पहला क्वेश्चन जो है पूछा गया है कि किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। ठीक है, तो आंसर करेंगे आप सभी लोग कि किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। ऑप्शन है केरल, गुजरात, तमिलनाडु या महाराष्ट्र। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, गुजरात की सबसे लंबी तट रेखा सीमा है। और पूछेगा कि सबसे जो छोटी तट रेखा सीमा है वो कौन सा है। ठीक है, तो आप बनाएंगे गोवा। क्या बनाएंगे? गोवा। ठीक है, सबसे छोटी पूछेगा तो आप गोवा आंसर बनाएंगे, और सबसे लंबी पूछेगा तो गुजरात बनाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जानते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से राष्ट्रपति निर्वाचन का हिस्सा कौन सा है। ठीक है, मतलब राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो उसका हिस्सा कौन सा? ऑप्शन दिया है MP, MLA, संसद और राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य, या ऑप्शन नंबर डी, राज्य विधानमंडल के सदस्य। तो जिसका राइट आंसर बनेगा दोस्तों, बनेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, संसद और राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य तय करते हैं कि राष्ट्रपति कौन बनेगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगला प्रश्न को, जानते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे ठीक है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे विशाल स्थल कौन सा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे शब्द को पकड़िए, विशाल स्थल पूछा है। ठीक है, तो विशाल स्थल अगर पूछता है तो जिसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदारो। ठीक है, मोहनजोदारो बनेगा। यदि पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुराना स्थल कौन सा है, तो इसका आंसर बनेगा हड़प्पा। ठीक है, अगर पुराना पूछता है तो आंसर हड़प्पा बनेगा। यदि सबसे विशाल पूछता है, ठीक है, सबसे बड़ा, तो मोहनजोदाड़ो बनेगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगला प्रश्न को, जानते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत की कौन सी नदी दूसरा सबसे बड़ा विशाल संग्रहण क्षेत्र है। ठीक है, क्वेश्चन पूछने का मतलब ये है कि भारत की वो कौन सी नदी है जो दूसरा सबसे बड़ा, मतलब सबसे ज्यादा क्षेत्र संग्रह, यानी कि सबसे ज्यादा क्षेत्र घेरती है दूसरे नंबर पे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी नदी। और पहले नंबर पे कौन सी नदी है? तो गंगा नदी है, सबसे ज्यादा क्षेत्र को घेरने वाली। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न को, जानते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न दोस्तों की सिली पॉइंट। ठीक है, सिली पॉइंट किस खेल से संबंध, मतलब किस खेल से जुड़ा हुआ है। तो यदि आप क्रिकेट खोलते होंगे तो आप जानते होंगे कि सिली पॉइंट किस खेल से जुड़ा हुआ है। तो जिसका राइट आंसर होगा दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिकेट खेल से जुड़ा हुआ है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, गुवाहाटी जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो जिसका राइट आंसर होगा दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे गुवाहाटी शहर स्थित है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न को, जानते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न दोस्तों की बौद्ध शास्त्रिक कृति समानतः कौन सी भाषा में लिखी गई है। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पाली भाषा में लिखी गई है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पाली भाषा में लिखी गई है बौद्ध शास्त्रिक कृत। ठीक है, चलो चलते हैं अपने अगले प्रश्न को, जानते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। तो हमारा अगला प्रश्न दोस्तों की भूकंप से उत्पन्न लहर, तो हमारा अगला प्रश्न दोस्तों की भूकंप से उत्पन्न लहरों को क्या कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन दिया है, चुंबकीय लहरें कहते हैं, भूकंपीय लहरें कहते हैं, प्रगति लहरें कहते हैं, रिएक्टर लहरें कहते हैं। तो आप में से काफी ज्यादा लोग सोच रहे होंगे कि रिएक्टर लहरें इसका राइट आंसर होगा, पर ये राइट आंसर नहीं है दोस्तों। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, भूकंपीय लहरें होगा। आप क्यों सोच रहे होंगे? क्योंकि रिएक्टर से भूकंप की तीव्रता नापी जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, रिएक्टर से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, ना कि भूकंपीय लहरें होती हैं। भूकंपीय लहरें
भूकंप से उत्पन्न होती है। ठीक है, चलिए चलते अपने अगले प्रश्न को जानते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न दोस्तों कि दुर्गापुर किस राज्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों, दुर्गापुर काफी ज्यादा फेमस जगह है। तो पूछा है किस राज्य में दुर्गापुर स्थित है। तो जिसका राइट आंसर होगा दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर स्थित है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है। ठीक है, ऑप्शन दिया है शिमला, गांधीनगर, देहरादून या जयपुर। तो जो इसका राइट आंसर बनेगा दोस्तों, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, देहरादून इसका राइट आंसर है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। चलिए अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, कब और कहाँ हुआ था। तो शायद इसको आपके आंसर बताने की जरूरत नहीं होगी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ पर हुआ था। ठीक है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ पर हुआ था। और जिन बच्चों को नहीं पता है कि कहाँ पे हुआ था, तो दोस्तों ये 1919 में, ठीक है, 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। ठीक है, तो जिन बच्चों का ये राइट है, वेरी गुड। ठीक है, और जिनको नहीं आता था वो जान लें आज के बाद कि 1919 ईस्वी में, ठीक है, अमृतसर में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न को जानते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। ठीक है, भारत का जो सबसे छोटा राज्य है वो कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, गोवा है। ठीक है, भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। ठीक है, याद रखिएगा भारत का जो सबसे छोटा राज्य है वो गोवा है। लेकिन जनसंख्या के हिसाब से, ठीक है, जनसंख्या के हिसाब से भारत का जो सबसे छोटा राज्य है वो कौन सा है, सिक्किम है। ठीक है, याद रखिएगा जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा राज्य सिक्किम और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य गोवा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न को जानते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न दोस्तों कि दादा साहेब फुले पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। आपको पुरस्कार का नाम आपने जरूर सुना होगा। ठीक है, तो आप क्या जानते हैं कि किस क्षेत्र में इस पुरस्कार को दिया जाता है। यदि आप जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए हम बताते हैं कि किस क्षेत्र में दिया जाता है। चलचित्र यानी कि फिल्म में दिया जाता है, जो फिल्म यानी कि भारतीय सिनेमा में दिया जाता है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न को जानते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न दोस्तों कि पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसे हराया था। ठीक है, पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी उसमें बाबर ने किसे हराया था। ठीक है, पानीपत की लड़ाई कब हुई थी, 1526 ईस्वी में हुई थी। और बाबर ने किसे हराया था, तो दोस्तों बाबर ने हराया था इब्राहिम लोदी को। ठीक है, इब्राहिम लोदी को बाबर ने हराया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आर्मी के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न को जानते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित महाद्वीपों में से सबसे विशाल महाद्वीप कौन सा है। ठीक है, ये 4 महाद्वीप दिए गए हैं, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और फिर से एशिया। ठीक है, ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, एशिया फिर से हो गया। तो पूछा है कि तीनों में से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो आपको सबसे बड़ा महाद्वीप पता है कि एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है। ठीक है, तो दोस्तों यदि आप हमारे पढ़ाए हुआ पसंद आ रहा है और आप यहाँ तक आते हैं तो इस वीडियो को बिना लाइक किए और चैनल को सब्सक्राइब किए आप नहीं जाइएगा। ठीक है, और एक बात ध्यान रखिए कि आप अपने संग तैयारी करने वाले आर्मी के स्टूडेंट कोई भी हो, ठीक है, कोई भी स्टूडेंट हो, उनको हमारे चैनल के बारे में जरूर बताइए, हमारे चैनल की वीडियो के लिंक जरूर सेंड करिए। ठीक है, ताकि उनकी काफ़ी ज़्यादा मदद हो सके। तो चलिए चलते हैं, आप सामान्य विज्ञान के प्रश्न देखते हैं कि किस प्रकार के सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन पूछे गए थे TDN के एग्जाम में। ठीक है, चलिए चलते हैं। तो पूछा दोस्तों कि पृथ्वी पर जीवन किस पर निर्भर होता है। ठीक है, पृथ्वी पर जो जीवन हम लोग जीते हैं वो किस पर निर्भर होता है। ठीक है, ऑप्शन है कि निकेल आधारित अणुओं पर, लोहे आधारित अणुओं पर या फास्फोरस आधारित अणुओं पर। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सो नहीं हो रहा है सर, ऑप्शन नंबर डी पर है कार्बन। ठीक है, कार्बन आधारित अणुओं पे। ठीक है, याद रखिए दोस्तों, कार्बन आधारित अणुओं पे हमारा जीवन निर्भर करता है। तो चलिए चलते हैं अपने अगला प्रश्न को जानते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, तो हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि उष्मा के स्थानांतरण, ठीक है, कि कितनी विधियां हैं, यानी उष्मा को हम कितनी विधियों से एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ए, यानी कि 3 विधियां हैं उष्मा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में। ठीक है, तो अगला प्रश्न दोस्तों कि H2SO4 क्या है। ठीक है, H2SO4 क्या है, H2SO4 क्या है। यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, कि H2SO4 क्या है। अगर नहीं पता है तो हम बताएंगे कि H2SO4 अम्ल है, यानी कि एसिड। ठीक है, एसिड है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, पूछा गया है कि H2SO4 क्या है। HCl क्या है। ठीक है दोस्तों, बताओ HCl क्या है। आप हमें बताइए कि HCl क्या है। ठीक है, आपके लिए होमवर्क। चलिए होमवर्क बताइए HCl क्या है।
तो हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि जब किसी वस्तु को पानी में डुबाया जाता है तो उसे भार में कमी आ जाती है। ठीक है, यदि आप कोई वस्तु को पानी में डुबाते हैं तो उसकी भार में कमी आ जाती है, ऑब्वियस सी बात है, आती ही है। तो ये किसके कारण होता है? ठीक है, ये किसके कारण होता है? ठीक है, जैसे आप बाल्टी को कुएं में डालते हैं तो बाल्टी तो पहले भारी होती है, ठीक है, पर कुएं में जाती है तो बाल्टी हल्की हो जाती है ना, जब तक पानी में रहती है। तो वो किसके कारण होती है? ठीक है, तो जिसका राइट आंसर बनेगा दोस्तों, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, न गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण दोस्तों नहीं होता। ठीक है, घर्षण बल के भी कारण नहीं होता है, चुंबकीय बल के भी कारण नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न को जानते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न दोस्तों कि HIV निम्नलिखित में से किस रोग से संबंधित है? तो HIV का दोस्तों आपने नाम जरूर सुना होगा। ठीक है, तो जिन दोस्तों को HIV का फुल फॉर्म आता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, ये भी आपके लिए होमवर्क है। तो HIV किस रोग से संबंधित है? एड्स, ठीक है, कैंसर, हेपेटाइटिस, फ्लैक्स। ठीक है, तो जिसका राइट आंसर होगा दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एड्स से संबंधित है HIV। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न को जानते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या आता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि घोड़ा शाकाहारी होता है, ठीक है, क्योंकि वह डैश 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 खाता है। तो यहाँ पर भरना है दोस्तों, फील करना है कि घोड़ा शाकाहारी होता है क्योंकि वो क्या खाता है? लकड़ी खाता है? नहीं। चना खाता है? सही बात है। मांस खाता है? पौधा खाता है? तो जिसका राइट आंसर बनेगा दोस्तों, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, घोड़ा पौधा खाता है और चना भी खाता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न को जानते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न दोस्तों कि बादल भरे दिनों में भी पृथ्वी पर प्रकाश रहता है, ऐसा किसके कारण होता है? ठीक है, बादल भरे यानी कि जब दोस्तों आप देखते होंगे बारिश होने वाली होती है, ठीक है, तो आसमान में चारों तरफ ही बादल लग जाते हैं, ठीक है, पर हमको दिखाई देता है, ठीक है, दिखाई देता ना, ये किस कारण होता है? ठीक है, तो आपको बताना है कि किस कारण। तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पारदर्शी। ठीक है दोस्तों, ये पारदर्शिता के कारण होता है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को जानते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो हमारा अगला प्रश्न दोस्तों की सबसे अधिक, ठीक है, घातवर्धनीय धातु कौन सी है? ठीक है, वैसे कौन सी वस्तु है घातवर्धनीय? ठीक है, कौन सी धातु सबसे अधिक घातवर्धनीय है, यानी किसको वस्तु को पीट के, ठीक है, ज्यादा लंबा किया जा सकता है, ठीक है, यानी उसको खींच के ज्यादा लंबा किया जा सकता है। तो दोस्तों सोना, ठीक है, सोना होगा इसका राइट आंसर। सोना को आप बहुत ज्यादा घातवर्धनीय धातु है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को जानते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न दोस्तों कि हमारी ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है? सूर्य है, सागर है, अंतरिक्ष है, वायुमंडल है? तो हमारी ऊर्जा का दोस्तों जो मुख्य साधन है वो सूर्य है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न को जानते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न दोस्तों कि डर्मोटो, ठीक है, डर्मोटोलॉजी किससे संबंधित है? ठीक है, इसको मिटा देते हैं, डर्मोटोलॉजी किससे संबंधित है? तो जो इसका राइट आंसर बनेगा दोस्तों, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, त्वचा से संबंधित है डर्मोटोलॉजी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न को जानते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या आता है। अगला प्रश्न पूछा दोस्तों कि ऑक्सीजन का प्रतीक क्या होता है? ठीक है, तो आप सभी लोग को पता है दोस्तों कि ऑक्सीजन का प्रतीक O होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, ऑक्सीजन का प्रतीक O होता है और हाइड्रोजन का H होता है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, हाइड्रोजन का जो प्रतीक होता है वो H होता है। ठीक है, तो हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि ग्रीन हाउस गैस प्रभाव से धरती का तापमान डैश डैश है। ठीक है, ग्रीन हाउस जो गैस प्रभाव होता है पृथ्वी पर, तो उससे धरती के तापमान में क्या असर पड़ता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ रहा है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव से धरती का तापमान बढ़ रहा है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न को जानते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो हमारा अगला प्रश्न दोस्तों कि शरद ऋतु का मतलब क्या होता है? ठीक है, जो शरद ऋतु होती है उसका मतलब क्या होता है? ठीक है, हम ऑप्शन में समझेंगे कि शरद ऋतु का मतलब क्या होता है। तो ऑप्शन है दोस्तों पतझड़, ठंडी, गर्मी या पेड़ों पे नए पौधे, मतलब पेड़ों पे नए पत्ते लगना। ठीक है, तो आप सभी लोग बताएंगे कि सर पतझड़ होगा। ठीक है, पर जैसे ही पतझड़ खत्म होता है वैसे ही पेड़ों पे नए पत्ते भी लगने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो पतझड़ इसमें से जो बता रहे हैं कि शरद ऋतु होती है, तो उसका जो सही मतलब होगा आप हमें बताइए कि उसका सही मतलब क्या होगा, पतझड़ या फिर पेड़ों पे नए पौधे लगना। ठीक है, तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि मनुष्य में पाए जाने वाले समान विषाणु रोगों का नाम बताइए। ठीक है, मनुष्य में कौन से जो समान विषाणु रोग है तो उनका नाम बताइए। ठीक है, तो जिसका राइट आंसर होगा दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, छोटी चेचक, यानी छोटी चेचक यानी स्मॉल चिकन पॉक्स। ठीक है, स्मॉल चिकन पॉक्स। ठीक है, तो यदि दोस्तों आपको हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आया, ठीक है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। ठीक है, भूलिएगा पर जरूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में जितने आंसर हमने बोले हैं आप वो आंसर का जरूर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ठीक है, इससे आपकी सही होगा। और जिनको आंसर नहीं देना हुए हमें बताएं कि उन्होंने 30 प्रश्नों में से कितनों प्रश्न की राइट आंसर दिए हैं।
ठीक है, और कितने की गलत आंसर दिए हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।